स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खास तौर पर बड़ी बात करेंगे सीनियरिटी को लेकर, क्योंकि नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ मिलने जा रहा है किस कैटेगरी को, और इसमें क्या इंक्रीमेंट से जुड़ा लाभ भी इन्हें दिया जाएगा या अन्य वित्तीय लाभों को लेकर भी बात करें तो स्थिति क्या है, पूरी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दूसरी बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से जुड़ी आपको पहुंचाएंगे। दरअसल सीएम क्योंकि दिल्ली पहुंच गए हैं और यहां क्या चर्चा उनके साथ की गई है हाईकमान के नेताओं की ओर से, ये भी जानकारी इसी बुलेटिन में हम आप तक पहुंचाएंगे। सीपीएस केस में नया मोड़ सामने आया है। फिलहाल तो सुनवाई को लेकर भी जानकारी देंगे कब होने वाली है और अभी यहाँ कांग्रेस की ओर से क्या रणनीति इस पूरे मामले में तैयार की गई है। जेई और जीओईआईटी की भर्ती होने जा रही है, किस विभाग में किस आधार पर, ये भी ताज़ा अपडेट हम आपके लिए लाए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि 50 दिन से ऊपर का ड्राई स्पेल हो गया है। अभी संभावना जताई गई थी कि 22 से 24 नवंबर के बीच बारिश बर्फबारी हो सकती है, लेकिन एक दफ़ा फिर ये आसार फीके पड़ गए हैं और ये अब मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी कमज़ोर है, यानी कि उस तरह से सक्रिय नहीं रह पाएगी और बारिश बर्फबारी को लेकर अब बहुत कम संभावनाएं हैं ऊंची चोटियों पर भी, जिस वजह से आने वाले दिनों के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं। जल शक्ति विभाग की कई पेयजल स्कीम्स प्रभावित हो सकती हैं अगर आने वाले 8 से 10 दिनों में भी बारिश बर्फबारी नहीं होती है। दरअसल ग्लेशियर्स जमने लगे हैं क्योंकि सुबह शाम काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और नदियों का जलस्तर बहुत कम हो गया है। इस वजह से ये पेयजल स्कीम्स प्रभावित हो सकती हैं और विद्युत उत्पादन पर भी इसका बड़ा असर हमें देखने के लिए मिल सकता है। नदी नालों में पानी नहीं होगा, लाजमी सी बात है, हर वर्ग इससे फिर प्रभावित होगा। पीजी परीक्षाओं की फाइनल डेटशीट जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से ये एक डोल की पीजी परीक्षाओं की फाइनल डेटशीट जारी हुई है। इस डेटशीट के मुताबिक एमए इकोनॉमिक्स पहले, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 25 नवंबर से होंगी। एमए इंग्लिश की परीक्षाएं 25 नवंबर से 12 दिसंबर तक होंगी। एमए हिंदी की परीक्षाएं 25 नवंबर से 12 दिसंबर तक होंगी। वहीं एमए हिस्ट्री की 25 नवंबर से 14 दिसंबर तक होने जा रही है। राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, एम संस्कृत, एमए सोशियोलॉजी, एमए मैथमेटिक्स, एमकॉम पहले, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 18 दिसंबर तक चलने वाली है। एचपीयू की ओर से ये पूरी डेटशीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाल दी गई है, आप जाकर जानकारी चेक कर सकते हैं। आज मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान की ओर से बड़ी स्टेटमेंट दी गई है पूर्व जयराम सरकार पर। दरअसल नरेश चौहान का कहना है कि पूर्व में जयराम सरकार ने कुछ एचपीटीडीसी के होटल्स को बेचने की कोशिश की थी और अब इस पर वो जांच बिठाने का सुझाव देने वाले हैं, यानी कि पूरी जांच इस पर की जाएगी कि इन होटल्स को बेचने की उस वक्त बात हो रही थी और कितने होटल्स का सौदा भी पूर्व जयराम सरकार ने कर लिया था। वो अभी टिप्पणी कांग्रेस सरकार पर कर रहे हैं, जब से लेकर 18 होटल्स को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं हाई कोर्ट की ओर से, लेकिन ये बात भूल गए हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की उन्होंने अपनी सरकार के दौरान क्या कुछ किया है। तो अब वो सुझाव देने वाले हैं, इस पर जल्दी ही जांच शुरू हो सकती है। ये आज प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान की ओर से बड़े संकेत दिए गए हैं। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि जो अभी ईडी की ओर से कार्रवाई की गई है कुछ कारोबारियों पर, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है वहां ईडी और आयकर विभाग की ओर से लगातार दबिश दी जाती है। ये तो भाजपा का पुराना हथियार है, ये पुराने यहाँ रणनीति इनकी ओर से है जो बार बार अपनाई जाती है। इनके इस तरह के हथकंडे बाकी राज्यों में भी अपनाए जा रहे हैं, यहाँ भी ईडी और आयकर विभाग की ओर से दबिश दिलवाई जा रही है। भाजपा ऐसा ही करती है जहाँ इनकी सरकार नहीं होती है। एक और बड़ी बात आज नरेश चौहान की ओर से कही गई है। इनका कहना है कि जिस तरह से हिमाचल भवन को अटैच करने का मामला सामने आया है, उसी तरह से पूर्व जयराम सरकार में भी ऊना रेलवे स्टेशन को अटैच कर दिया गया था। तो ये मामले अक्सर हर सरकार में ही देखे जाते हैं, लेकिन भाजपा को हर मामले पर राजनीति करनी है। हिमाचल के खिलाफ कोई भी फैसला अगर कोर्ट से आता है तो सबसे ज़्यादा आनंद उसमें भाजपा ही लेते हैं, बजाय ये सोचने की कि कैसे इस समस्या से बाहर निकलना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर भी भाजपा को काम करना चाहिए। ये हिदायत आज दी गई है नरेश चौहान की ओर से। ये गलत प्रचार किया जा रहा है भाजपा की ओर से कि आउटसोर्स पर एचपीटीडीसी के होटल्स अब दिए जाएंगे, ये सही नहीं है। इस बात को भी आज नरेश चौहान की ओर से नकारा गया है। लेकिन इसी बीच देखिए कई नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है, जिसमें पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा भी है और साथ ही साथ पूर्व कांग्रेस के नेता राजेंद्र राणा भी है, जो कि बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे।
दोनों की ओर से ये कहा गया है कि जो अभी स्टोन क्रशर मामले में कार्रवाई हुई है उस पर सरकार को जवाब देना होगा। आखिरकार किसकी शह पर स्टोन क्रशर चलाया जा रहा था नदौन के उस व्यक्ति की ओर से जिसकी गिरफ्तारी हुई है। जब सभी क्रशर बंद हो गए तो ये नदौन के व्यक्ति की ओर से स्टोन क्रशर कैसे चलाया जा रहा था, और जिस वक्त आदेश जारी हुए थे स्टोन क्रशर्स को बंद करने के, उस वक्त ये व्यक्ति मुख्यमंत्री के साथ उनकी गाड़ी में घूम रहा था। ये जांच का विषय है, इस पर तो बारीकी से जांच होनी ही चाहिए। ये बोल है पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के, और राजेंद्र राणा की ओर से भी आज कुछ ऐसा ही रिएक्शन दिया गया है। हालांकि सुधीर शर्मा ने एक और बड़ा आरोप लगाया है जिसमें इनका कहना है कि धर्मशाला के नरवाना में सरकारी संपत्ति को बेचने की कोशिश हो रही है। सरकार की शह पर वहां ये सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है जिसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल ही में अभी जो फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है 18 एचपीटीडीसी के होटल्स को बंद करने का, ये सरकार की बड़ी लापरवाही है। अब अगर सरकार को शर्म होगी तो जल्द से जल्द इन्हें कोर्ट में अपील करनी चाहिए और उचित जवाब इस पर रखना चाहिए। 40% ऑक्यूपेंसी में ये 18 होटल्स चल रहे हैं। सिर्फ इस एक बात के चलते इन्हें बंद नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे कई वर्ग प्रभावित होंगे। एचपीटीडीसी के होटल्स में आम लोगों समेत कई वीआईपी ठहरने के लिए आते थे क्योंकि दाम भी अच्छे हैं और इसमें कुछ गतिविधियां भी करवाई जाती हैं और साथ ही साथ बाकी सुविधाएं भी मिलती हैं, इसलिए इससे कई वर्ग प्रभावित होंगे। ये होटल्स बंद नहीं होने चाहिए और यहाँ के स्टाफ को भी इससे कई तरह की परेशानियां आने वाली है। ये इनकी ओर से सजेशन दिया गया है कि जल्द ही सरकार को इस मामले में कोर्ट में अपील करनी चाहिए और सही जवाब दायर करना चाहिए। महज 40% ऑक्यूपेंसी देखते हुए 18 होटल्स को बंद करना ठीक नहीं है। जो सरकारी संपत्ति है ये महत्वपूर्ण रोल निभाती है हिमाचल प्रदेश में या हर राज्य में ही। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी देखिए आज बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट ने भले ही आदेश सुनाया है कि 40% ऑक्यूपेंसी है इसलिए बंद किया जा रहा है 18 होटल्स को, लेकिन 18 होटल्स को बंद कर देना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इसे घाटे से कैसे उभारना है इस पर हमें विचार करना चाहिए और सरकार कर भी रही है। इसके लिए कमेटी का गठन हुआ भी है। लेकिन उदाहरण के तौर पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी यही कहा कि जैसे यहाँ चाइल्ड पैलेस है वहाँ अन्य गतिविधियाँ भी हो रही हैं। महज ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्यूपेंसी पर ही ध्यान दिया जाए, जो अन्य गतिविधियाँ की जा रही हैं इन होटल्स में उस पर भी अगर गौर किया जाए तो काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात मंत्री विक्रमादित्य ने ये कही कि जिस तरह से मनाली में कुंजुम है या फिर पाइनवुड होटल है सोलन में, यहाँ तरह तरह की गतिविधियाँ होती हैं पर्यटकों को रिझाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी घाटे में ये एचपीटीडीसी होटल्स इसलिए चल रहे हैं क्योंकि लायबिलिटीज इन पर बहुत ज्यादा है। कर्मचारियों की देनदारियों को लेकर बात हो या अन्य भत्तों को या अन्य वर्गों की देनदारियों पर बात हो, तो इसी वजह से ये घाटे में चल रहे हैं। लेकिन इन सभी बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। एक 40% ऑक्यूपेंसी को लेकर इसे चैलेंज किया जाएगा, ये भी संकेत आज मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से दिए गए हैं। कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने की बात हुई है। और पिछले कल जानकारी हमने आपको ये दी थी कि राज्य सरकार ने पहले ही पर्यटन निगम को आदेश जारी कर दिए हैं कि 25 नवंबर से पहले इस फैसले पर चुनौती दी जाए। देखिए आईजीएमसी में निःशुल्क टेस्ट नहीं होंगे। अभी तक मौजूदा समय में निःशुल्क टेस्ट ही होते आ रहे थे, लेकिन अब ये निःशुल्क टेस्ट वाली प्रक्रिया बंद हो सकती है। कारण ये है कि रोग कल्याण समिति के साथ आईजीएमसी प्रशासन की बैठक हुई है और इसमें तय ये हुआ है कि मिनिमम फीस यहाँ पर आम लोगों से ली जा सकती है, जिसके बाद रोग कल्याण समिति के पास अपना बजट होगा। ये बात इसलिए रोग कल्याण समिति की ओर से कही गई क्योंकि उनके पास बजट नहीं होता है। अभी बहुत सारे टेस्टों को लेकर किट मौजूद नहीं है, जिस वजह से वो टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। यदि मिनिमम फीस लेनी शुरू कर दी जाएगी तो उसके बाद अपना बजट रोग कल्याण समिति के पास होगा और कोई भी टेस्ट की सुविधा बंद नहीं हो पाएगी। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये महज इन्होंने चर्चा की है। कोई फाइनल डिसीजन इस पर सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से नहीं लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम भी देखिए शिमला पहुंची थी। आईजीएमसी और डीडीयू में इनकी ओर से निरीक्षण किया गया है। डीडीयू में निरीक्षण करने के लिए ये स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम सबसे पहले पहुंची, जहां इन्होंने हर वार्ड में हर ओपीडी में जाकर निरीक्षण किया और उसके बाद मरीजों से फीडबैक भी ली। इस टीम की ओर से एक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है जो कि मंत्रालय को भेजी जाएगी। दूसरी बड़ी बात कि आईजीएमसी में भी ये टीम गई और वहाँ बच्चों को किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं या नेशनल प्रोग्राम के तहत जो जानकारी लेने के लिए आए थे वो भी इनकी ओर से ली गई है। अब ये रिपोर्ट भी पूरी स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी जाएगी। इसके बाद पता चल पाएगा कि टीम को कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड ये दोनों अस्पतालों के प्रशासन कर पाए हैं। मुख्यमंत्री सुखू दिल्ली पहुँच गए हैं
और बड़ी बात यह है कि बिलासपुर में 2 साल का जश्न मनाया जा रहा है। इसका इन्विटेशन देने के लिए ही हाईकमान के नेताओं के पास गए हैं, लेकिन संगठन को लेकर भी एक खास चर्चा हुई है। इस पर भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल जो संगठन को लेकर आज एक मीटिंग हुई है या बड़ी हलचल नजर आई है, वो शिमला के कांग्रेस कार्यालय में देखने में आई और प्रतिभा सिंह की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है ये भी अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि 2 साल के जश्न को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद दिल्ली गए हैं और उनका ये दिल्ली जाने का मेन मकसद बताया जा रहा है कि 2 साल के जश्न के लिए निमंत्रण देने के लिए गए हैं हाईकमान के नेताओं को। अब इस पर भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा है, बिलासपुर में आज उनकी ओर से प्रेस वार्ता की गई और उनका कहना था कि आखिरकार 2 साल का जश्न मनाया क्यों जा रहा है। 2 वर्षों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया गया है, हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया गया है, बिजली पानी महंगा कर दिया गया है और तो और शौचालय टैक्स भी ये सरकार लगाने जा रही थी, लेकिन विरोध हो गया इसलिए नहीं लगाया। तो यहाँ कोई हक नहीं है सरकार को 2 साल का जश्न मनाने का। ये जश्न तब मनाया जाना चाहिए था अगर कोई बड़ी उपलब्धियां सरकार के पास होती, लेकिन कोई भी बड़ी उपलब्धि नहीं है। जो कहते हैं वो कभी धरातल पर उतरता नहीं है। सिर्फ संस्थान बंद किए गए हैं, टैक्स लगाए गए हैं, बिजली पानी महंगा किया गया है और रोजगार छीना गया है। इस बात पर क्या जश्न मनाएंगे? इन्हें जश्न मनाने का अधिकार नहीं है। ये बड़ी स्टेटमेंट आज रणधीर शर्मा की ओर से दी गई है। इसी बीच एक और जानकारी देखिए हम आपको देंगे, ये हालांकि शिक्षकों से जुड़ी बात है। सीएनवी अध्यापकों की ओर से विरोध जताया जा रहा है उस अधिसूचना को लेकर जो कि 16 नवंबर 2024 को जारी की गई थी। ये आज प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक से मिले हैं, आशीष कोहली से, और इस बीच सीएनवी शिक्षकों की ओर से ये मांग उठाई गई है कि जो अतिरिक्त कार्यभार देने पर इन्हें बात हुई है अधिसूचना में वो जायज़ नहीं है। और तो और कुछ स्कूल प्रमुखों ने अधिसूचना जारी होते ही सीएनवी को ये काम देना शुरू भी कर दिया। इनके पास पहले से ही अतिरिक्त कार्यभार था और ज़्यादा गैर शैक्षणिक कार्य इन्हें दिए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक का ये कहना था कि टीजीटीज़ को पूरी तरह से अतिरिक्त कार्यभार से फ्री करना है ताकि वो बच्चों की पढ़ाई पर फोकस कर सके। बच्चों की परफॉर्मेंस 0 के मुकाबले देखने के लिए मिल रही है, तो यही वजह है कि टीजीटीज़ क्लास में ही पूरी तरह से फोकस कर सके, इसलिए उनसे कार्यभार लिया जा रहा है। लेकिन फिर भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ को इसमें प्रायोरिटी पर रखा गया है, यानी कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ को ही इसमें सबसे पहले अतिरिक्त कार्यभार देने का जिम्मा दिया गया है स्कूल प्रमुखों को, और उसके बाद जो काम बचेगा सीएनवीज को दिया जाएगा। लेकिन इस फैसले का काफ़ी ज़्यादा विरोध सीएनवी कर रहे हैं। ये राजकीय भाषा अध्यापक संघ ने आज मुलाकात की है और उनका कहना है कि बात मिनिस्ट्रियल स्टाफ की या सीएनवी की नहीं है, अतिरिक्त कार्यभार के लिए अतिरिक्त स्टाफ होना ज़रूरी है। आखिरकार ये शिक्षकों की ओर से ही ऐसे दायित्व क्यों निभाए जाएं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में आउटसोर्स आधार पर भर्ती होने जा रही है और वो भी जेई और जेओईआईटी की पोस्ट पर। ये देखिए 6 पोस्टें भरी जाएंगी। इसमें जूनियर इंजीनियर की पोस्ट कसौली में भरी जाएगी और अम में। ये दरअसल एक पोस्ट खाली की गई है जूनियर इंजीनियर की कसौली और अम में। अगर जेओईआईटी की पोस्ट की बात करें तो ये डायरेक्टरेट में, नाहन में, रामपुर में और पालमपुर में 4 पोस्टें भरी जाएंगी एक, यानी कि 6 पोस्टें हैं कुल मिलाकर, जिसमें 2 जेई की हैं और जेओईआईटी की 4 पोस्टें हैं। 4 में डायरेक्टरेट, नाहन, रामपुर और पालमपुर में पोस्ट भरी जा सकती है आउटसोर्स आधार पर, लेकिन ये भर्ती हो रही है। बड़ी जानकारी ये है कि आउटसोर्स आधार पर जेई और जेओईआईटी की भर्ती अब होने जा रही है। जल्दी ही इस पर भी कोई प्रतिक्रिया हालांकि सामने आ सकती है, लेकिन आज जो फिलहाल जानकारी आई है पोस्टों से रिलेटेड वो हमने आपको अपडेट दी है। इसी तरह से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट में और भी कुछ एक पोस्ट भरी जा रही है और इस बारे में इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पत्र लिखा गया है मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए। ये कितनी पोस्ट है, कौन कौन सी डेजिग्नेशन है, आपको जानकारी दे देते हैं। इसमें भी जूनियर इंजीनियर की एक पोस्ट है पालमपुर में और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को मैन पावर उपलब्ध करवानी होगी। इसी तरह से जूनियर ड्राफ्टमैन की धर्मशाला में पोस्ट भरी जानी है। ये भी महज एक ही पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए ही भरी जाएगी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेओईआईटी की पोस्ट भरी जाएंगी 6 और ये 2 धर्मशाला में है, एक मनाली में, एक नदौन में, एक सोलन में, एक कुल्लू में। ये इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए 6 की 6 पोस्ट भरी जाएंगी जेओईआईटी की। और चेयरमैन की एक पोस्ट मनाली में भरी जाएगी। ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट्स में ही सारी पोस्ट भरी जाएगी, लेकिन कुछ एक पोस्ट जैसे इसमें 9 पोस्ट हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से भरी जाएगी। चेयरमैन की भी एक पोस्ट मनाली में इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से ही भरी जाएगी। और इससे पहले की जो हमने अन्य 6 पोस्ट को लेकर आपको जानकारी दी वो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट
कॉर्पोरेशन के माध्यम से हालांकि नहीं भरी जा रही है। इस बारे में इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को कोई पत्र नहीं लिखा गया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, देखिए डिपार्टमेंट सेम है, लेकिन कुछ पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जरिए भरी जा रही हैं और कुछ यूं ही सीधे तौर पर आउटसोर्स माध्यम से भर दी जाएंगी। इसी तरह से जल शक्ति विभाग में भी अब कनिष्ठ अभियंताओं की जगह कार्य निरीक्षकों की भर्ती होने जा रही है। इस संबंध में जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रमुख अभियंता को पत्र भेजा है। विभाग ने राज्य सरकार को कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती को लेकर आवेदन भेजा था। इस पर राज्य सरकार ने कार्य निरीक्षकों की योग्यता को बढ़ाने की बात कही है। वर्क इंस्पेक्टर को योग्यता के आधार पर कनिष्ठ अभियंता पद पर पदोन्नति के लिए प्रस्ताव किया जाएगा। देखिए यूं तो आउटसोर्स भर्तियां हो ही रही हैं, विभिन्न विभागों में हो रही हैं, लेकिन जेई और JEIT जैसी पोस्ट भी अभी आउटसोर्स के माध्यम से भरने की बात हुई है। अगले कल तक जो भी रिएक्शन इस पर रहेगा, बिल्कुल जानकारी आपके साथ वो भी साझा करेंगे। अब बात कांग्रेस संगठन को लेकर करते हैं, क्योंकि दिल्ली से लौटने के बाद प्रतिभा सिंह आज कांग्रेस कार्यालय गई थी, जहां कुछ कांग्रेस नेताओं से इन्होंने मुलाकात की है। कार्यालय में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार व आयोग के सदस्य एडवोकेट दिग्विजय समेत अन्य से मुलाकात इन्होंने की और संगठन के गठन को लेकर चर्चा भी की है। इसके उपरांत हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा, पूर्व विधायक आदर्श सूद, कांग्रेस नेता देवेंद्र बुशहरी, अमित नंदा, अमित भरमौरी, विनोद जिंटा, सारचंद मतराट, रामपाल सहित कई अन्य लोगों ने इनसे भेंट की है। और इस दौरान पार्टी नेताओं ने प्रदेश की ताज़ा राजनीति पर चर्चा करते हुए कांग्रेस संगठन के गठन को लेकर भी कुछ सुझाव दिए हैं और कुछ चेहरे भी सुझाए हैं कि फिलहाल किसे यहां पर अभी कमान दी जा सकती है। देखिए जल्द से जल्द कार्यकारिणी का गठन कांग्रेस करना चाह रही है, लेकिन इसके लिए लॉबिंग अभी से ही शुरू हो गई है। कई बड़े नेता अपील कर रहे हैं कि उन्हें पदाधिकारी बनाया जाए, लेकिन ये पूरी तरह से प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुक्खू और डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री पर निर्भर करेगा। ये तीनों पहले आपस में मीटिंग करेंगे, फिर जाकर यहां पदाधिकारी चुने जाएंगे। ईडी के रडार पर अब वो अधिकारी भी चल रहे हैं जो कि खनन विभाग में हैं। ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है नदौन के एक व्यक्ति पर जिसका नाम ज्ञानचंद है और ये अवैध रूप से खनन कर रहे थे। करोड़ों की आय इसने अर्जित कर ली है, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है। हालांकि तार केवल हिमाचल प्रदेश में नहीं अवैध खनन को लेकर थे, बल्कि हिमाचल से लेकर यूपी तक ये तार इसके जुड़े हुए थे। कई तरह की जानकारियां उसके बाद सामने आई हैं 12 जगह, क्योंकि ईडी की ओर से छापे मारे गए, कई साक्ष्य ईडी ने जुटा लिए हैं। लेकिन ठीक इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, इनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं और अब ईडी के रडार पर ये अधिकारी भी चल रहे हैं। कुछ एक औपचारिक शिकायतें और खुफिया सूचनाएं भी अधिकारियों से संबंधित ईडी के पास आई हैं, जिसके बाद अब ईडी की ओर से कार्रवाई की जाएगी इन शिकायतों को लेकर भी। आने वाले दिनों में मामला और ज़्यादा गर्मा सकता है। ये मामला भी शांत नहीं होगा, क्योंकि लगातार नए खुलासे इस केस में हो रहे हैं। सीनियरिटी से जुड़ी बड़ी जानकारी अब आपको देते हैं। देखिए जो शिक्षक वर्ग हैं उन्हें नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा। ये बात हमने पहले भी कह दी थी, लेकिन इसके बाद आदेश ये जारी हो गए हैं कि नए सिरे से अब इनकी सीनियरिटी लिस्ट तैयार होगी, यानी कि नए सिरे से इनकी सीनियरिटी को अब ड्रॉ किया जाएगा और ये जल्दी ही प्रक्रिया शुरू होने वाली है। नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ दिया जाए, ये फैसला सुनाया गया था ताज मोहम्मद केस में और इसी आधार पर शिक्षकों को अब नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ दे दिया जाएगा। हालांकि इसमें वो शिक्षक नहीं आएंगे जिनकी भर्ती किसी अन्य पॉलिसी के तहत हुई है। यदि नॉर्मल RNP रूल्स के तहत शिक्षक भर्ती हुए हैं तो फिर ही उन्हें कॉन्ट्रैक्ट की अवधि से सीनियरिटी का लाभ दिया जाएगा। लेकिन अन्य किसी पॉलिसी के तहत जो शिक्षक आए हैं, जिसमें पैरा हैं, पैर टीचर्स हैं या पीरियड आधारित टीचर शामिल हैं, PTA हैं, इन्हें इसका लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अन्य पॉलिसी के तहत भर्ती हुए थे। फिर बाद में इनके लिए ये रास्ता निकाला गया था कि विभाग के दायरे में सीधे तौर पर आ सके। अब देखिए बात सीनियरिटी को लेकर तो हो गई कि शिक्षकों को सीनियरिटी का लाभ मिलेगा। इसके लिए नए सिरे से सीनियरिटी लिस्ट भी तैयार की जा रही है, नए सिरे से ड्रॉ करने के आदेश हुए हैं टीचर कैडर के लिए सीनियरिटी पर। लेकिन जो अन्य लाभ है, इंक्रीमेंट की बात है, 4-9-14 है या टाइम स्केल है, ये लाभ दिए जाएंगे या नहीं, ये फैसला सरकार को लेना है। मामला सरकार के पास पेंडिंग है, सरकार का ही इस पर अभी फाइनल डिसीजन होना है कि अन्य लाभ दिए जाएंगे या नहीं। अन्य वित्तीय लाभों को लेकर अब क्या डिस्कशन होती है, ये राहत
इन कर्मचारियों को मिल पाएगी या नहीं, देखना काफ़ी ज़्यादा रोचक रहेगा, क्योंकि लगातार कोर्ट में भी एक ही बात कर्मचारियों की ओर से कही गई, शिक्षकों की ओर से कही गई कि नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ दिया जाए। सीनियरिटी पर ही इन्होंने फोकस किया, जिसके बाद सीनियरिटी लिस्ट अब नए सिरे से तैयार भी हो रही है। लेकिन अन्य वित्तीय लाभ जो हर शिक्षक चाहेगा ही कि उसे मिले, ये फैसला अभी सरकार के पास पेंडिंग है। सरकार ही इस पूरे मामले में डिसीजन लेगी। इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इंक्रीमेंट से जुड़ा या 4914 से जुड़ा लाभ इन्हें दिया जाएगा या नहीं। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।